हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम कर रहे थे क्लास 12 के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम विद देयर एक्सप्लेनेशन। हमने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर ली थी जिसका वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में हमने क्लास 11th के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कंप्लीट करे थे, जिसमें हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करे थे, जैसे कीमोस्मोसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखें। उस क्लास 11th की सारी वीडियो का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वन ऑल्सो। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहुंच गए थे क्लास 12th में, चैप्टर 6 में, जिसके हमने एक दो डायग्राम्स कर लिए थे। वी आर नाउ ऑन फिगर 6.9, दैट इज स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी इसमें हमें पता लगेगा कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसे कहते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और थोड़ा बहुत हम ये भी सोच सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। वैसे एक्चुअली वो थोड़ा सा अलग है, बट वी कैन हैव अ लुक ऑन दैट ऑल्सो। तो सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारे पास जो है, that is made up of some components, that is a promoter site, structural gene and terminator. You should remember कि यहाँ से लेके यानी प्रमोटर से लेके ट्रांसमीटर तक सारा का सारा जो पार्ट है, that is called structural gene, या जीन का मतलब है दोनों स्ट्रैंड्स। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा प्रमोटर स्ट्रैंड एंड टर्मिनेटर स्ट्रैंड का हमारा जो पोजीशन दिया होता है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। और जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है वो एक्चुअली कोड नहीं कर रही होती है। दिस इज़ अ मिसनॉमर, जो आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। ना पढ़ा हो तो उसको ध्यान से एक दो बार रीड करें। इस चैप्टर में आपको कम से कम 7-8 बार पूरी चैप्टर की ढंग से रीडिंग लेनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। बट ये इस डायग्राम से मैं बता रहा हूँ कि कोडिंग स्ट्रैंड जो है, दैट डज नॉट कोड। टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी वो स्ट्रैंड जो टेम्पलेट होती है, जिसके ऊपर आरएनए सिंथेसिस होता है, उसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो एक्चुअली जो कोड करता है एमआरएनए के लिए, दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉट कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चरल जीन में जो है दो साइट होती है, प्रमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट, जिसमें अलग अलग कुछ जो हमारे बेस पेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर साइट पे बाइंड कर पाता है, एंड टर्मिनेटर साइट पे वो उससे अलग हो पाता है, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इज फिगर 6.10, विच इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, दैट इज यहाँ पे दिया हुआ है। So first of all, we have the gene given here with two of the structure, which is a promoter site right here. We can see this is a promoter site right here, and the RNA polymerase comes. जो RNA polymerase है वो जब यहाँ पे आता है तो इसके साथ एक सिग्मा फैक्टर ज्वाइन होता है, जिसकी वजह से जो पॉलीमराइजेशन है उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर पाता है। सो इनिशिएशन फैक्टर और सिग्मा फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट to start or initiate the process of replication. We also see that for elongation, ये जो RNA polymerase है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, सिग्मा फैक्टर तब तक डिटैच हो चुका होता है। देन जब ये टर्मिनेशन साइट पे पहुंचता है, जहाँ पे ऐसी बेस पेयर्स गिवन हो जिसकी वजह से टर्मिनेट हो पाए, तब यहाँ पे जो हमारा रो फैक्टर है वो आके ज्वाइन हो जाता है। और इसके ज्वाइन होने की वजह से क्या होता है, हमारा RNA पॉलीमरेज हमारे स्ट्रक्चरल जीन से अलग हो जाता है। उसके साथ साथ ही हमारा जो कम्प्लीटली बना हुआ हमारा आरएनए है वो बाहर आ जाता है। मैंने कम्प्लीटली प्रोसेस्ड भी इसलिए कह दिया क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं दे हैव mRNA which does not need any processing, क्योंकि उनमें कोई भी इंट्रॉन्स या फिर एक्सॉन्स का कोई चक्कर नहीं होता है। दे आर डायरेक्टली मेड एज इट इज़, यानी वो mRNA ही फॉर्म होता है। जबकि आपको पता है कि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में जो है पहले HNRNA बनता है, एंड दैट उसके बाद स्लाइसिंग, टेलिंग एंड कैपिंग वगैरह के बाद, यानी पूरी प्रोसेसिंग के बाद वो mRNA कन्वर्ट होता है। सो नेक्स्ट डू वी हैव फिगर 6.11, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, यानी एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल, जैसे कि हमारे अंदर भी है। तो ये प्रोसेस होती है एक्चुअल में। वी कैन सी यहाँ पे एक DNA सेगमेंट दिया हुआ है, एक जीन दिया हुआ है। तो ट्रांसक्रिप्शन, वी कैन सी दैट यहाँ पे सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन हो गई, ये हमारा RNA पॉलीमरेज आया, ज्वाइन किया, ट्रांसक्रिप्शन कर दी गई। लेकिन दिस इज मेनली गिवन द प्रोसेस थ्रू विच स्लाइसिंग, टेलिंग एंड कैपिंग होती है, राइट। तो सबसे पहले हमारा ये RNA बन गया,
थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देन ये बाहर निकलने के बाद जॉइन होता है, इसमें देख रहे हैं आप, जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है इसके 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा 5 प्राइम एंड है वहाँ पे गुआनोसिन, जो आप देख रहे हैं जी, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ए, दीज आर एक्चुअली द नाइट्रोजनस बेसिस। तो हमारा जो यहाँ पे जी है दैट इज एक्चुअली गुआनोसिन। तो एक्चुअली दिस इज, मैं आपको समझाता हूँ, ये है 7 मिथाइल गुआनोसिन, यानी एक डेरिवेटिव ऑफ गुआनोसिन। ये डायरेक्टली गुआनोसिन नहीं है, इट इज 7 मिथाइल गुआनोसिन। एम फॉर दिस इज मिथाइल राइट हियर, यू कैन सी। तो यहाँ पे हमारा लग गया 7 मिथाइल गुआनोसिन, और इसी को कहते हैं कैपिंग। तो वी हैव टू मेक द आरएनए मोर स्टेबल, तो हम इस पार्ट को 7 मिथाइल गुआनोसिन से कैप कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव, हमें ये बताया गया है कि इसमें एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स दोनों हैं। वी डू नॉट वांट इंट्रॉन्स, क्योंकि इंट्रॉन्स जो है वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेंगे, एंड दीज आर एक्चुअली यूजलेस। ठीक है, ये हमारा बस दोबारा हम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे उस टाइम हमारा काम बढ़ाएंगे, तो इसको हमें हटाना ज़रूरी है। इसके लिए होती है प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि 1 सेकेंड मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका जो आपने बनाया आरएनए, ये प्री आरएनए है, आप ये ध्यान रखेंगे। जब तक इसमें इंट्रॉन्स है दीज आर प्री आरएनए। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है हमारे एक्सॉन्स तो एज इट इज रहते हैं, और जो इंट्रॉन्स थे बीच में, एंड देन एक्सॉन, यानी एक लूपिंग बन जाती है, और फिर ये लूप्स को यहाँ से कट कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से कट कर लिया जाता है, एंड लाइगेज इसको वापस से ज्वाइन कर देता है। सो वी गेट द एक्चुअल mRNA राइट हियर। वही यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं ये इंट्रॉन्स था रेड कलर में, उसकी लूप्स बन गए हैं, एंड दैट गॉट रिमूव्ड इन द लास्ट पार्ट। साथ में स्लाइसिंग होने के बाद हमारे कैपिंग भी ज़रूरी, टेलिंग भी ज़रूरी होती है। टेलिंग में यूज़ होता है पॉली ए टेल। ए जो है यहाँ पे एडिनिन है। एडिनिन इज़ ऑल्सो यूज्ड क्योंकि ये बहुत ही इनएक्टिव या फिर स्टेबल कंपाउंड है, यानी बहुत सारे यहाँ पे एक चेन लगा दी जाती है एडिनिन की, जिसकी वजह से दैट लुक्स लाइक अ लॉन्ग टेल, जिसे हम टेलिंग कहते हैं। और आगे 7 मिथाइल गुआनोसिन, ये दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इज टेबल 6.1 द कोडॉन्स ऑफ द वेरियस अमीनो एसिड। ये अब पूरा याद कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है, वरना मेनली फोकस हमें इन पार्ट्स पे करना है जो कि ज़्यादा दिए हुए हैं। We can see that leucine is coded by 6 codons, arginine is similarly coded by 6 codons, and valine is coded by 4, alanine by 4, and threonine by 4. So we can see that many of the amino acids are coded by more than 4 codons, या फिर कम से कम 4 codons। तो आपको उनको स्पेशली याद रखना है, जैसे कि ल्यूसिन, सीरीन, प्रोलीन, वैलिन, एलानिन, इन सबको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इज फिगर 6.13 विच इज़ ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है वो सिमिलर ही होती है इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो हमारा राइबोसोम है दैट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप, दैट इज 70S है, जो कि 50 एंड 30S सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होता है, जो कि 60 एंड 40S सब यूनिट से मिलकर बना होता है। सो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, बट मेनली जो अगर हम समझने की बात करें तो ये जो है हमें यूकैरियोट्स का दिया गया है। वी कैन सी हियर कि यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा आरएनए है, मैं आपको पूरी प्रोसेस भी समझा रहा हूँ, साथ में आप इसको ध्यान से सुनेंगे। जो हमारा आरएनए है वो सबसे पहले आता है, आप इसे प्रमोटर साइट कह सकते हैं या फिर आरएनए बाइंडिंग साइट कह सकते हैं। ये मेनली AUG होता है। जो AUG है यहाँ पे ये स्टार्ट कोडोन कहते हैं, इसे आपको पता होगा। तो स्टार्ट कोडोन पे जो है पहले स्मॉल सब यूनिट, यानी ये वाला सब यूनिट जो है वो आके अटैच हो जाता है। स्मॉल सब यूनिट के आने के बाद इसमें आपको पता है मैग्नीशियम आयन ज़रूरी होता है। तो मैग्नीशियम आयन के अटैच होने के बाद ये वो मैग्नीशियम आयन जो है वो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट को ज्वाइन कर देता है। ज्वाइन होने के बाद इनमें आपको पता है कुछ साइट्स होती हैं, वैसे होती तो एक्चुअली 3 साइट्स है, बस NCERT 2 के बारे में बात करता है। तो क्या होता है कि जो हमारा स्टार्ट कोडॉन था उस पर आपको पता है कि वो मिथियोनिन के लिए कोड करता है। आप ऊपर देख सकते हैं, वी हैव राइट हियर AUG, वी हैव टू फाइंड AU, we can see here AUG codes for methionine, all right? So AUG methionine के लिए कोड करता है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्री RNA है वो मिथियोनिन को लेके आता है, एंड उसके साथ यानी उसका
कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए AUG के साथ बाइंड कर लेता है और जो हमारा राइबोसोम है वो थोड़ा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट जो भी हमारा कोडॉन होगा उसके अकॉर्डिंग अगला जो हमारा tRNA है, जो हमारा राइबोसोम है वो आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट कोडॉन के अकॉर्डिंग जो भी tRNA होगा वो उसका अमीनो एसिड लेकर आएगा एंड दैट बाइंड्स एग्जैक्टली लाइक दिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक जगह पे ये वाला और एक जगह पे ये वाला tRNA जॉइंट है, राइट, यू कैन सी हियर। इस जॉइनिंग के बाद जब राइबोसोम थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो थर्ड कोडॉन आएगा। थर्ड कोडॉन के आने के लिए थर्ड tRNA भी आएगा। अब जब ये आगे राइबोसोम आगे बढ़ जाएगा तो कोडॉन्स तो वहीं पे रहेंगे, तो ये पीछे सरकते जाते हैं, राइट। तब क्या होता है, जब थर्ड tRNA अपना अमीनो एसिड लेके आता है तो जो फर्स्ट tRNA था वो अपना अमीनो एसिड ट्रांसफ़र कर देता है सेकंड वाले को और खुद डिटैच हो जाता है वहाँ से। थर्ड आ गया और सेकंड आ गया। अब सेकंड वाले के पास दो अमीनो एसिड की सीरीज बच गई एंड जो फर्स्ट वाला आया था उसके पास एक अमीनो एसिड है। इसी तरह 2, 3, 4 ऐसे अमीनो एसिड्स की चेन का ट्रांसफ़र होता जाता है एंड धीरे धीरे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है जो कि बाद में प्रोसेसिंग के बाद प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है या फिर किसी और काम में जो भी इसका यूज़ होना हो। लास्ट डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिगर 6.14 विच इज़ द लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन में मेनली हमें डायग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं, असर्शन रीजन भी बन सकता है। इसमें बताया गया है जो बैक्टीरिया होते हैं ये ई कोलाई बैक्टीरिया में मेनली पाया जाता है, तो हम ई कोलाई की बात करेंगे। तो अगर ई कोलाई को रख दिया जाए किसी भी न्यूट्रिएंट मीडियम में तो वो उसे एब्जॉर्ब करेगा एंड उसका डाइजेशन करेगा टू गेट एनर्जी। जो ई कोलाई है इसके अंदर मेनली जो यूज़ होता है वो लैक्टोज का होता है, राइट। इसके अंदर एक जीन होता है जो कि हेल्प करता है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में। वी कैन सी यहाँ पे PIPOZYA जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है दैट इज एक्चुअली ZYA। जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है वो तो आपको पता चल गया, दिस इज ZYA। वी हैव हियर प्रमोटर एंड ऑपरेटर। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आई जीन है वो रिप्रेसर mRNA बनाती है जो कि आगे ट्रांसलेशन के बाद रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके हमारे ऑपरेटर पे बाइंड कर लेता है। ऑपरेटर पे जब रिप्रेसर बाइंड कर लेगा तो तो जो हमारा राइबोसोम है वो यहाँ पे जो हमारा रिप्रेसर पे अगर ऑपरेटर पे अगर रिप्रेसर बाइंड कर लेगा तो हमारा mRNA पॉलीमरेज जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा या फिर RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो मेन स्ट्रक्चरल जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। हमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं मिलेगा तो हमें मेटाबॉलिज्म के लिए कोई एंजाइम्स या प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे। जो हमारा ZYA है वो एक्चुअली मदद करता है उन एंजाइम्स की फॉर्मेशन में जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। जब इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर यानी इंड्यूसर जब होता है तो क्या होता है, रिप्रेसर mRNA तो अभी भी बनेगा, उससे रिप्रेसर प्रोटीन भी बनेगा, बट ये हमारा इंड्यूसर है। व्हाट इज इंड्यूसर एक्चुअली? इंड्यूसर एक्चुअली लैक्टोज ही होता है, खुद लैक्टोज ही इंड्यूसर होता है। यानी अगर ई कोलाई को लैक्टोज के मीडियम में रख दिया जाए और थोड़े लैक्टोज मॉलिक्यूल भी उसके अंदर चले जाएं बाय डिफ्यूजन और बाय एनी प्रोसेस, तो वो रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लेंगी और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देंगे। रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो ऑपरेटर साइट खाली है। ऑपरेटर पे RNA पॉलीमरेज बाइंड कर सकता है। लैक mRNA इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, या फिर हम सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, mRNA फॉर्म करेगा और mRNA से ये तीन ट्रांसलेशन के बाद ये तीन प्रोटीन्स बन जाएंगे। ये एक्चुअली तीन प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। फर्स्ट एंजाइम वी हैव बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज़ द एंजाइम जो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आपको पता होगा जो हमारा लैक्टोज है उसके कंपोनेंट है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इसमें ब्रेक डाउन के बाद रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। वी हैव परमीज एज द सेकेंड एंजाइम जो कि परमिट करता है यानी एक गेटवे खोलता है और ज़्यादा लैक्टोज को मेम्ब्रेन के थ्रू आने के लिए। लास्ट वी हैव ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज जो है वो हमें हेल्प करता है। जो हमारा ट्रांस एसिटाइलेज है ये भी एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। ये क्या हेल्प करता है, ये एसिटाइल को आपको पता होगा उससे एसिटाइल ग्रुप निकाल के बीटा गैलेक्टोसाइडेज
को देता है. Alright, next important diagram is figure 7.1 which is actually diagrammatic representation of Miller's experiment. जो SL मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था टू शो द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर और उससे जो हमारा केमिकल इवोल्यूशन हुआ, जो हमारे कुछ बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म हुए और उससे आगे चल के सेल्स एक्सेट्रा बने, वो उसको प्रूव करना चाहते थे कि ये जो है वो केमिकल इवोल्यूशन के से हुआ है. सो दिस वाज द प्रूफ. उनने क्या किया, इस तरह का एक स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं एक मशीन या फिर ऐसा कुछ बनाया जिसमें एक लार्जर वेसल और एक स्मॉलर वेसल थी. उनने लार्जर वेसल में कुछ गैसेस भरी जो कि यहाँ पे दी हुई हैं. दिस इज CH4, NH3, H2O एंड H2. सबसे ज़्यादा जो था उसमें था CH4 एंड वाटर एंड देन अमोनिया एंड देन हाइड्रोजन. सबसे कम हाइड्रोजन था. तो यहाँ पे क्या किया इनने, साथ में उस लार्जर वेसल में इन गैसेस के साथ दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए जिनके बीच का जो करंट था वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज हाई था. दिस इज वाज अ वेरी हाई वोल्टेज लाइक 5000 और समथिंग, जिसकी वजह से इसमें गैसेस के बीच में ही स्पार्क प्रोड्यूस. इस स्पार्क प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हुई. साथ में इनने पूरे सर्कुलेशन में रखा था वाटर. बॉइलिंग वाटर यहाँ पे जाता था, इस बड़े वेसल में जाता था, स्पार्क प्रोड्यूस होती थी, जो भी रिएक्शन होना था, और फिर वो बाकी वाटर बच जाता था, वो कंडेंसर के थ्रू वापस से कंडेंस होकर वाटर बन के आ जाता था वापस. देन इस साइकिल को उन्होंने 7-8 दिन तक चलाया. एट द एंड ऑफ 7th डे यानी एक वीक के बाद उन्होंने नोटिस किया कि इसमें जो है कोई रेड कलर का सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस हो गया है. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या है. आफ्टर एनालिसिस उनको पता चला कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना है वो एक्चुअली, ही वॉज हैप्पी टू नो कि ये जो मॉलिक्यूल बना है दैट इज़ एक्चुअली एडेनिन. आपको यह पता है कि एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है एंड उस टाइम पे उनको भी पता था. सो ही वॉज रियली हैप्पी कि उन्होंने एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाया है विच इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द सेल. सो इट वॉज क्लियर देन कि जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो सेल को फॉर्म करते हैं दैट वर फॉर्म्ड इन सच अ एटमॉस्फेयर विद सच गैसेस. उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट ने कुछ अमीनो एसिड्स फिर ग्लूकोज एक्सेट्रा भी बनाए थे, जो कि बहुत आगे की बात थी. लेकिन सबसे पहले ये हुआ था जिससे एक प्रूफ मिल गया था कि these were the conditions present at the time of the birth of Earth. Next important diagram from the same chapter is figure 7.3 which is the examples of homologous organ in plants and bee in animals. We can clearly see कि ये homologous organ है. होमो का मतलब होता है, आपको पता है, सेम, एंड लोगस, यहाँ पे लोगस का मतलब होता है ऑरिजिन. होमोलोगस का मतलब है इनका सेम ऑरिजिन है. तो क्योंकि होमोलोगस का मतलब होता है सेम ऑरिजिन, तो ये क्लियर है कि अगर इनका सेम ऑरिजिन है यानी इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा इवोल्यूशन की वजह से. इवोल्यूशन हुआ है, इनमें अलग अलग एडेप्टेशन हुई है इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग या फिर इनके सर्वाइवल के लिए अलग अलग एडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन अलग है, बट द ऑरिजिन इज सेम. हम देख सकते हैं यहाँ पे बोगेनविलिया में हम देख सकते हैं कि दे हैव थॉर्न्स व्हिच आर एक्चुअली मेड अप ऑफ their leaves, and in cucurbits we can see the tendrils which also have the origin of leaves. So they have the same origin right here of leaves. They have the same origin right here. We can say that they are homologous. Similarly, in animals, if we compare, we can see that in man, cheetah, whale, and bat, the outer structure or the function of their limbs is definitely different. In man, it is used for holding something. चीता जो है वो इसको दौड़ने के लिए यूज करता है. In whale, it is used to swim. और बैट्स इसे एज अ विंग उड़ने के लिए यूज करते हैं. बट अगर हम इनका एनाटॉमी करें, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर एक्चुअली देखें, तो वी कम टू नो दैट एक्चुअली इनका इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है. ऑल ऑफ दीज हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, carpals, metacarpals, and phalanges. Even in these, you can see only the shape of different phalanges are different. In cheetah, it is very small. In bats, it is very thin and long. In whale, one of the phalanges is very long, others are short. So they just have different shapes, but the origin is definitely the same. Next, do we have the figure
8.1, which is stages in life cycle of Plasmodium. Sorry, I do not really remember the figure name, but this is actually the life cycle of Plasmodium in human and mosquito. You will have to have a better look at this from a better book. In NCERT it is not given in such a good way. आप इसे ट्रूमैन एक्सेट्रा से देख सकते हैं या फिर नेट से इसका एक वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैं इसके वीडियो भी डालने वाला हूँ कुछ दिनों में, सो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक दैट आउट। अगर वो है तो आप उसे देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम वीडियो लाइक तो ज़रूर करें एंड बेल आइकन को साथ में दबा दें सब्सक्रिप्शन के बगल में, ताकि आपको अगर मेरी लेटेस्ट वीडियो में जैसे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पे डालने वाला हो तो वो आपको मिल जाए, या फिर कोई भी और बायोलॉजी से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या फिर कोई भी चीज़ मैं डालूँ नई वीडियो तो आपके पास वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट डू वी हैव प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ ऊपर से। वी कैन सी कि सबसे पहले व्हेन मस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट आर इंजेक्टेड व्हाइल बाइट, यानी जो मस्किटो है वो स्पोरोजॉइट कैरी करती है। स्पोरोजॉइट्स आर नथिंग बट द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वो इन्फेक्टिव, ये आप देख सकते हैं ऐसे सिकल शेप्ड में होते हैं, ये वो स्टेज है जो कि एक्चुअली इन्फेक्शन कॉज करती है जो मॉस्किटो से ह्यूमन में इंजेक्ट होती है। आफ्टर इंजेक्शन ब्लड के थ्रू ये पैरासाइट यानी स्पोरोजॉइट्स जो है वो रीच द लिवर थ्रू ब्लड, यानी ब्लड के थ्रू वो धीरे धीरे लिवर में पहुंचते हैं। लिवर में होते हैं हमारे हेपेटोसाइट्स, लिवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहते हैं। इन सेल्स में वो कुछ टाइम तक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ बाय फिजन और बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, व्हाटएवर यू कॉल्ड इट। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये बहुत सारे ग्रो होते हैं एक सेल में। जब सेल में बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स होते हैं सो दे गेट बर्स्ट। इस स्टेज पे स्पोरोजॉइट कहना इन्हें नहीं होगा बिकॉज दे आर नॉट इन इन्फेक्टिव स्टेज बट ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर कॉल्ड मीरोजॉइट्स हियर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियो ऑन प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल as soon as possible. So subscribe to the channel and ring the bell icon. Also like the वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, दिस इज़ अ न्यू चैनल, सो आपका सपोर्ट होगा तो अच्छा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। जब बहुत सारे प्लाज्मोडियम जो मीरोजॉइट्स हैं वो हो जाते हैं एक सेल में, सो दे गेट बर्स्ट होने के बाद वो लिवर में या फिर ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो या तो दे हैव अनदर चांस ऑफ री एंटरिंग अनदर हेपेटोसाइट एंड कंटिन्यूइंग द एसेक्सुअल साइकिल, या फिर अगर इन्हें ऐसा कई बार कर लिया है और बहुत सारे स्पोरोजॉइट हो चुके हैं तो ये जो है वो पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, bursting the red blood cell and causing cycle of fever and other symptoms. Releasing parasite infects new red blood cell. यानी ये जो है लिवर से निकल के ब्लड में जाते हैं, they infect the red blood cell. Red blood cell में घुसने के बाद they reproduce asexually multiple times. When they get a lot of merozoites right there, तो वो फिर से वही करते हैं, red blood cell को burst कर देते हैं and they come out. Again उनके पास वही होता है, अब वो रेड ब्लड सेल में दोबारा से एंटर कर सकते हैं, एक नए रेड ब्लड सेल में उसमें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर दे गेट इनटू अ न्यू स्टेज, अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। जो एक मीरोजॉइट है विथ दिस एंटर्स इनटू अ न्यू रेड ब्लड सेल, और इस रेड ब्लड सेल के अंदर ये जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रोथ होती है इनमें, जिसकी वजह से गैमीट फॉर्म होते हैं। सेक्सुअल स्टेज और गैमीटोसाइट डेवलप इन रेड ब्लड सेल। दो तरह के सेल में ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, कुछ फीमेल बन जाते हैं कुछ मेल। एक्चुअली इनमें कुछ ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं कि कुछ डिफरेंट है, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सो हम ऐसा कहते हैं कि वन इज फीमेल एंड अनदर इज मेल। जब इनमें बहुत सारे ये बन गए उसके बाद क्या होता है, ये अलग अलग सेल्स में पड़े हुए हैं। अगर हमें दोबारा किसी मस्किटो ने काटा, सो द फीमेल मस्किटो टेक्स अप द गैमीटोसाइट विद ब्लड मील, यानी वो जो हमारा ब्लड सक करेगी उसके साथ रेड ब्लड सेल में जो हमारे गैमीटोसाइट से मेल एंड फीमेल वो साथ में मस्किटो के अंदर चले जाएंगे। मस्किटो के अंदर जाने के बाद फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मस्किटोज गट, यानी मस्किटो के गट में जब ये ब्लड पहुंच जाता है उसके बाद ये रेड ब्लड सेल से दोनों गैमीट्स निकलते हैं। दे गेट फ्यूज्ड एंड फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट की फॉर्मेशन होती है इन मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज
or sporocyte escape from the gut and migrate to the mosquito salivary glands. We can see that जो स्पोरोजोइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो स्पोरोजोइड्स है, वी कैन सी दैट इन द मस्कीटो गट, जो हमारे एम्ब्रियो होता है या फिर जो जाइगोट होता है वो अटैच हो जाता है। यहाँ पे बीच में एनसीईआरटी बहुत सारा बड़ा पार्ट खा गई है। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, जो जाइगोट है दैट गेट्स अटैच्ड टू द गट वॉल, उसकी गट की वॉल में अटैच होता है, ग्रो करता है, फॉर्म्स द स्पोरोजाइट, जो कि अगेन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे स्पोरोजॉइट बनाते हैं। उसके बाद वो गट से माइग्रेट करके आगे बढ़ के उसके सलाइवरी ग्लैंड में जाते हैं और सलाइवरी ग्लैंड में रहने लग जाते हैं। सो अ लॉट ऑफ स्पोरोजॉइट गेट टुगेदर इनटू द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारे स्पोरोजॉइट हो गए। अगेन जब ये मस्कीटो, नई जो मस्कीटो थी, ये अब किसी नए ह्यूमन को बाइट करेगी तो वो अपने डेफिनेटली, अब उसको खाना है तो वो सलाइवा तो इंजेक्ट करेगी, सलाइवा तो निकलेगा उसके मुंह से। तो जो सलाइवा है उसके साथ साथ हमारे स्पोरोजॉइट भी वापस से नए ह्यूमन में इंजेक्ट हो जाते हैं एंड द इन्फेक्शन कंटिन्यूज। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं कि जब ये रेड ब्लड सेल को बर्स्ट करता है, तो यहाँ पे उस नाम खा गया है, डायग्राम में लिखा हुआ है। तो जब रेड ब्लड सेल बर्स्ट होता है तो यहाँ पे चिल्स एंड फीवर्स आते हैं। जो ये वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो हमारा मोस्ट कॉमन वाला मलेरिया कॉजिंग जो एजेंट है, वो एक्चुअली 48 आवर्स में ये वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर पाता है। 48 आवर्स में कंप्लीट करेगा, तो यानी ये जो रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो रहे हैं ये भी 48 आवर्स में ही होंगे। तो हर 48 आवर्स में हमें चिल्स एंड फीवर्स आते हैं, यानी हमने दवाई ली, बुखार ठीक हो गया, वापस से 48 आवर्स यानी 2 दिन के बाद वापस से बुखार आता है, एंड देन अगेन ये साइकिल कंटिन्यू होता है जब तक कि मलेरिया हमारा ठीक नहीं हो जाता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी रेड ब्लड सेल बर्स्ट होते हैं, ये बर्स्ट हुआ, इसके साथ साथ एक टॉक्सिन रिलीज होता है। यानी ये रिप्रोडक्शन के टाइम जैसे गोन्यूलेक्स वहाँ पे रिप्रोडक्शन के थ्रू कुछ टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा था, वैसे ही ये भी जो है कुछ रिप्रोडक्शन करते टाइम कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन्स जब रिलीज होते हैं तो इन टॉक्सिन्स को कहते हैं हीमोजॉइन। हीम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है रेड ब्लड सेल को खा के रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इनमें जो है हीम का कंपोनेंट होता है, तो इसलिए हीमोजॉइन ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमें एक्चुअली फीवर्स आते हैं, राइट। सो हमारा इतना बड़ा टॉपिक ये मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसको अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो थोड़ी सी रिवाइंड करके देखें, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा। सो यू कैन वॉच दैट अगेन। अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई विल रिकमेंड यू वापस जाके एक बार देखें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक लाइक कर देने से आपके पैसे तो लगेंगे नहीं, तो लाइक कर दो, राइट। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है दैट इज फिगर 8.4, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जो है एक वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, वन राइट हियर एंड वन राइट हियर। तो 1 सेकेंड में मार्कर छोटा कर लेता हूँ। इनमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे दोनों। इसमें 2 लाइट चेन्स होती हैं, यहाँ पे लिखना ही भूल गए एनसीईआरटी वाले, लाइट चेन है ये, और 2 हैवी चेन्स होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। 2 लाइट चेन्स हैं और 2 हैवी चेन्स है। इनको ज्वाइन करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसको भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये वैसे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि पूछने वाली बात है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये लाइट चेन और हैवी चेन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इनमें से सिर्फ 3 यानी ये और 4, 2 यहाँ पे, 1 सेकेंड, 2 जो है ये यहाँ पे और एक यहाँ, इनमें से एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इरेज दिस, ये 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी सिर्फ 4 ही ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड है जहाँ पे एक्चुअली ये जॉइन कर रहे हैं। बाकी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं इनके फंक्शन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फोक जैसा बना हुआ है यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट पर। अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे है हमारा एक फोर्क जैसा बना हुआ है, यानी यहाँ पे क्या होगा, कोई भी जब एंटीबॉडी आएगा, एंटीबॉडी कहते हैं किसी भी उस फॉरेन पार्टिकल को जिससे बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम हो,
तो जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल या एंटीबॉडी एंटर करता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया और एनीथिंग, वैसे वायरसेस के लिए हमारे पास एंटीजेंस बनते नहीं हैं। सो वी हैव बैक्टीरिया, ऑल दो प्रोटोजोआ और फंजाई। तो उनके लिए जो हमारी एंटीजन है वो उनसे बाइंड, एंटीबॉडी जो है एंटीजेंस की इस साइड पे बाइंड कर लेती हैं। बाइंड होने के बाद ये एंटीजेंस जो हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है, या तो वो ब्रेक डाउन करेगा या फिर सम टाइम्स जो है ये उसे बॉडी से बाहर भी लेके चलाया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस। हम इस वीडियो को भी यहीं वाइंड अप करेंगे। वी हैव रीच्ड फिगर 8.4, यानी हम 8 चैप्टर के बीच में पहुंच चुके हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं 3 चैप्टर्स को इंपॉर्टेंट मानता हूँ, एक्चुअली लास्ट चैप्टर नहीं है। लास्ट जो हमारी यूनिट है पॉपुलेशन वाली, उसके बाद ये जो हमारा ह्यूमन डिजीज है ये वाला चैप्टर, एंड साथ में चैप्टर 6, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि लास्ट चैप्टर जो आपका लास्ट यूनिट है उसके हर चैप्टर में आपको हज़ारों की तादाद में आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द एग्जांपल्स। फॉरेस्ट, आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब कुछ याद होना चाहिए। आपको चैप्टर 6 में जो है इतने सारे एंजाइम्स से याद रखने पड़ेंगे, सारे के सारे प्रोसेसेस, आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स दोनों में सब कुछ आपको याद होना चाहिए। रेप्लिकेशन तक सारे के सारे एंजाइम्स याद होने चाहिए। आपको डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम सब पता होना चाहिए। और आपको जो इस ह्यूमन डिजीज़ है इसमें आपको याद रखनी होती है सारे के सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, रिंग वर्म, फ्लैट वर्म, लिवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम, मलेरिया, डेंगू, एड्स, इतनी सारी कैंसर, इतनी सारी डिजीजेज है, आपको सारी की सारी याद रखनी पड़ेगी। और कुछ तो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं उसकी सीरीज करने वाला हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो वो भी आप जरूर देखें, मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगा कुछ दिनों में। सो विल गेट टू नो दैट ऑल्सो, 3-4 दिन में आ जाएगी। मैं डेली इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता हूँ, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपको कोई इनएक्टिविटी नहीं दिखाएगा। यू विल गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। हमें बता रहा था कि एक और चैप्टर है वैसे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो इम्पॉर्टेंट है कि उसमें भी आपको याद बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मैं इन्हें हार्ड नहीं कह रहा हूँ, मैं इन्हें इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस कम से कम 2-2 क्वेश्चंस आना बहुत ही मतलब कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, मैं लास्ट वाली यूनिट में पूरी की पूरी कह रहा हूँ, यस मैं ऐसा कह रहा हूँ। लास्ट वाली यूनिट से पॉसिबली मतलब उन चारों के चारों चैप्टर हैं उनसे हो सकता है 2 ही क्वेश्चन आए, बट वो 4 चैप्टर बहुत छोटे हैं। आप अगर रीडिंग करने लगें तो जितना टाइम आपको 6 चैप्टर पूरे को समझने में टाइम लगेगा, हो सकता है आपको वो चारों को 4 चैप्टर समझने में उतना ही टाइम लगे। सो यू डू नॉट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। जो आपका 10th चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके एग्जांपल्स का मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने अलग से उसके शॉर्टकट्स और सारे के सारे एग्जांपल्स अलग से लिख रखे हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट, बस आप वीडियोस देखते जाइए, आपको सारा समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू अ लॉट।